हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रेलवे करंट अफेयर्स 2021-22। तो पिछले 1.5 साल के दौरान रेलवे से जुड़े करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं, उन सभी को हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जनवरी 2021 से लेकर के जून 2022 तक के 50 से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं रेलवे से रिलेटेड, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसी तरीके से 50 से भी ज़्यादा रेलवे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको बस इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो पिछले 1.5 साल में रेलवे से जुड़ा अगर करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर करने में आप सक्षम होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर MCQ के रूप में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको भारतीय रेलवे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, भारत का जो रेलवे मंत्रालय है उसमें आज के समय केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है भारत के रेल मंत्री। फिर रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ही जो राज्य मंत्री हैं वो 2 लोग हैं। एक का नाम है राव साहेब दादाराव दानवे और दर्शना जरदोश। तो राव साहेब दादाराव दानवे और दर्शना जरदोश ये हैं रेलवे मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री, जबकि केंद्रीय मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारत का जो रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष और CEO कौन है? उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी, या फिर आप इन्हीं को VK त्रिपाठी बोल सकते हैं। ये आज के समय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं। फिर रेलवे सुरक्षा बल, जो कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा का काम करता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके महानिदेशक वर्तमान में हैं संजय चंद्र। तो भारतीय रेलवे से ये कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर MCQ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 जून 2022 से भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी तीसरी यात्री रेल सेवा शुरू हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी तक सिर्फ 2 यात्री ट्रेनें चलती थी। एक का नाम था मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी का नाम था बंधन एक्सप्रेस। लेकिन अब भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो 3rd पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू हुई है मिताली एक्सप्रेस नाम से, ये भारत के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य में जो न्यू जलपाईगुड़ी है वहां से चलती है और ये पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ढाका, वहां तक ट्रेवल करती है। इस दौरान इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 511 किलोमीटर। हाल ही में दोनों कंट्रीज के जो रेलवे मंत्री हैं, जैसे कि भारत के अश्विनी वैष्णव हैं, तो दोनों कंट्रीज के रेलवे मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 1 जून 2022 को इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तो याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीसरी यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई है उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ऐसे ही आपको बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। इस वीडियो को देखने के बाद रेलवे करंट अफेयर्स के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप देखते ही कर पाएंगे। बस आपको इसको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। जहां पर जो भी जरूरी होगा वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। इनमें से किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी चालित डुअल बोर्ड लोकोमोटिव विकसित किया है? यहाँ पर आप जो रेलवे इंजन देख पा रहे हैं इसको नाम दिया गया है नवदूत, और इसकी खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से तो चलता ही है बल्कि ये बैटरी से भी चल सकता है। तो ये बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव है जिसको डेवलप किया है पश्चिम मध्य रेलवे ने। जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, और इसी रेलवे जोन ने नवदूत नामक इस बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव को डेवलप किया है। आपको बता दूं कि इसके लिए भारत का जो रेलवे बोर्ड है उसके द्वारा इसको बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी दिया गया। तो ये बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर हम लोग जनवरी 2021 से लेकर के जून 2022 तक की रेलवे करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले जून 2022 के और इसी तरीके से हम पीछे बढ़ते हुए जनवरी 2021 तक के रेलवे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट से बिल्कुल जनवरी 2021 तक जाएंगे।
तो उसी कड़ी में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो है ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। वैसे तो कई सारे रेलवे स्टेशन के नाम बदले हैं पिछले 1.5 सालों में, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में आगे एक साथ भी कराऊंगा ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर पाएं। हाल ही में रेलटेल ने पीएम वाणी योजना के तहत देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधाएं शुरू की हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो रेलटेल है ये रेलवे के लिए टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली संस्था है। तो इसने हाल ही में भारत सरकार की पीएम वाणी योजना के तहत देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं शुरू की है। भारत सरकार की जो पीएम वाणी योजना है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसी पीएम वाणी योजना के तहत रेलटेल ने देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सर्विसेज शुरू की हैं। हालांकि अभी के लिए इसको 100 रेलवे स्टेशनों पर ही शुरू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी इसको शुरू किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, 2 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था यात्री रेल सेवा शुरू हुई? सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयनगर आप जानते हैं बिहार के अंदर है और कुर्था जो जगह है ये है नेपाल में। तो भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में एक यात्री रेल सेवा शुरू हुई है जयनगर से लेकर के कुर्था के बीच में। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल। दोस्तों आपको बता दूं कि जयनगर और कुर्था के बीच में ये जो रेलवे लाइन चलाई गई है ये टोटल 34.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और अभी जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की यात्रा पर आए थे अप्रैल महीने में, तो उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस भारत और नेपाल के बीच में यात्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ कर दिया है। अगरतला अखौरा रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के बीच एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है? तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो अगरतला है ये आप जानते हैं भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी है और अखौरा जो जगह है ये है बांग्लादेश के अंदर। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नई रेलवे लाइन बिछाई गई है अगरतला से लेकर के अखौरा के बीच में, और ये इसी साल के एंड तक इसके शुरू होने की भी संभावना है। तो अगरतला अखौरा रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इस मैप के अंदर भी देख सकते हैं, ये है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और यहाँ पर है बांग्लादेश का अखौरा। तो इन दोनों के बीच में एक रेल संपर्क परियोजना चलाई जा रही है जो कि इस साल के एंड तक बनकर पूरा होने की संभावना है। आरपीएफ ने मार्च 2022 में किस ऑपरेशन के तहत रेल टिकट दलालों के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान चलाया? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि जो आरपीएफ है, जो कि आप जानते हैं भारतीय रेलवे की सुरक्षा करने और रेल यात्रियों की सुरक्षा का काम करता है। तो आरपीएफ ने मार्च 2022 में एक अभियान चलाया जो कि पूरे देश भर में चला और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन उपलब्ध। इसका मेन मकसद था कि जो रेल टिकट के दलाल होते हैं उनको पकड़ना, और ये अभियान काफ़ी सफल भी रहा, क्योंकि इस ऑपरेशन उपलब्ध के तहत मार्च 2022 के महीने में लगभग 1459 रेल टिकट के दलालों को पकड़ा गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसके लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया था। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 साल के दौरान देश भर में नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो इस बार के केंद्रीय बजट में अनाउंस किया गया था कि अगले 3 साल के दौरान देश भर में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होती है इसी को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, और इसके जो कोच होते हैं उनको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपको बता दूं कि अभी के समय भारत में सिर्फ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। जो सबसे पहली चली थी उसका नाम था वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। वहीं जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी वो नई दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर में कटरा के बीच में चलाई गई, जहां पर वैष्णो देवी मंदिर है। तो नई दिल्ली और कटरा के बीच में ये चलाई गई थी। तो अभी के समय देश भर में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अगले 3 साल के दौरान देश भर में ऐसे ही 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए देश भर में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे?
तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को शुरू किया गया था। तो उसी के तहत पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे देश भर में। टोटल 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था। अगला सवाल यही आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेलवे जोन के अंदर शुरू किया गया। तो भारतीय रेलवे का जो फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है ये बनाया गया है पूर्वी रेलवे में। पूर्वी रेलवे का जो आसनसोल डिवीजन है वहां पर इसको बनाया गया है ताकि जो सामानों की आवाजाही है वो तेज गति से सुनिश्चित हो सके। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया गया है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। पूर्वी रेलवे जोन के अंदर जो आसनसोल डिवीजन है उसमें थापर नगर नाम की जो जगह है वहां पर इसको बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कितने किलोमीटर रूट का रिकॉर्ड विद्युतीकरण हासिल किया है। तो जो पिछला वित्त वर्ष था यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इस दौरान भारतीय रेलवे ने टोटल 6,366 किलोमीटर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण किया है। आपको बता दूं कि भारत का एक टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक यानी कि 2023 के एंड तक भारत में जो टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करना है, और वित्त वर्ष 2021-22 के एंड तक लगभग 80% ब्रॉडगेज नेटवर्क का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का जो टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क है ये है 65,141 किलोमीटर। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है दिसंबर 2023 तक। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक की अगर हम बात करें तो भारत में 52,247 किलोमीटर यानी कि टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 80% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो पिछला वित्त वर्ष था उसमें एक वित्त वर्ष के दौरान 6,366 किलोमीटर जो रूट है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया गया। ऐसे ही उससे पहले जो वित्त वर्ष था उसमें 6,015 किलोमीटर। तो हर साल लगभग 6,000 किलोमीटर जो ब्रॉडगेज नेटवर्क है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कई बार क्या होता है जो ट्रेनें हैं वो एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाती हैं, तो ऐसे में रेल दुर्घटना ना हो इसके लिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, अगर ट्रेनें आपस में एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाती हैं तो वो सेफ डिस्टेंस पर अपने आप ही रुक जाएंगी, और इस प्रणाली को नाम दिया गया है कवच। तो ये भारत का अपना स्वदेशी एंटी कोलिजन सिस्टम है जिसको नाम दिया गया है कवच। ये आपको बता दूं कि हाल ही में जो परीक्षण है ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया था अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में। 6 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पुणे की यात्रा पर गए हुए थे मार्च महीने में, और उसी दौरान इन्होंने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। वैसे तो जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना है इसकी टोटल जो लेंथ है वो है लगभग 33.2 किलोमीटर, लेकिन इसमें से 12 किलोमीटर लंबा सेक्शन जो कि बनकर तैयार हो गया था उसी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप पुणे मेट्रो का रूट देख सकते हैं। जो पुणे मेट्रो है इसमें टोटल 2 लाइन है, ये है पर्पल लाइन और ये है एक्वा लाइन। इसमें से जो पर्पल लाइन पर ये इतनी डिस्टेंस है, ऐसे ही एक्वा लाइन के ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इस सेक्शन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे तो टोटल जो पुणे मेट्रो है उसकी टोटल लेंथ है 33.2 किलोमीटर, लेकिन इसमें से 12 किलोमीटर लंबा जो सेक्शन है उसी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय रेलवे ने भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बीना। तो मध्य प्रदेश का जो बीना शहर है यहाँ पर भारतीय रेलवे ने भेल के सहयोग से एक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है जिसकी क्षमता है 1.7 मेगावाट। बीना के अंदर ये जो 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है इसकी एनर्जी का इस्तेमाल डायरेक्टली जो ट्रेन्स होती हैं उसमें जो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसको पावर देने के लिए किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूं कि ये पूरी दुनिया में पहली बार है
जब किसी सोलर पावर प्लांट की एनर्जी को डायरेक्टली रेलवे को चलाने के लिए जो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसको पावर दी जाएगी। 18 फरवरी 2022 को किसने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र के ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली हाल ही में 2 एडिशनल रेलवे लाइंस को शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे भारतीय रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट है वो है दिसंबर 2023 तक के लिए। तो ये तो पूरे भारतीय रेलवे का टारगेट है, लेकिन इसमें से जो कोंकण रेलवे जोन है इसने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है मार्च 2022 में ही। हालांकि ये पहला रेलवे जोन नहीं है जिसने ये टारगेट हासिल किया है। इससे पहले जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है वो पहला रेलवे जोन बना था जिसने इस टारगेट को हासिल किया था। हालांकि इसी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो कोंकण रेलवे जोन जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है, इसने मार्च 2022 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारतीय रेलवे 30.76 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर के अंदर देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो भारत के जो पहलवान हैं उनको विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसको बनाने में लागत आएगी 30.76 करोड़ रुपए और ये कहाँ पर बनेगी? इसको बनाया जाएगा दिल्ली के किशनगंज में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 फरवरी 2022 को किसने बिहार के मुंगेर में NH 333B पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं यानी कि नितिन गडकरी, हाल ही में इन्होंने एक रेल कम रोड ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये जो ब्रिज है ये 14.5 किलोमीटर लंबा है और ये नेशनल हाईवे 333B के ऊपर बनाया गया है बिहार के मुंगेर में। आपको बता दूं कि रेल कम रोड ब्रिज का मतलब ये होता है कि इस पर रेलवे लाइन भी होती है, यानी कि इस पर ट्रेन भी चल सकती है और इसके ऊपर रोड भी बनाई जाती है जिस पर गाड़ियां चल सकें। तो रेल कम रोड ब्रिज जो है ये 14.5 किलोमीटर लंबा बनाया गया है बिहार के मुंगेर में, जिसका उद्घाटन किया भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर को मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सूरत। तो गुजरात का जो सूरत शहर है यहाँ पर देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जापान के सहयोग से देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में। तो इसी बीच में जो सूरत शहर होगा वहाँ पर देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ये टोटल जो रूट होगा मुंबई से लेकर के अहमदाबाद, ये 508 किलोमीटर लंबा रूट है जिस पर देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। मार्च 2022 में किस देश ने भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से टोटल 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में भारत का ये समझौता हुआ है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि ये भारत के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मेन काम है कि जो रेलवे की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना और जो रेल यात्री हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो रेलवे सुरक्षा बल जो है ये समय समय पर कई सारे ऑपरेशन चलाता है, जैसे कि हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए RPF ने ऑपरेशन आहट शुरू किया था। इस ऑपरेशन आहट में मेनली जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर जो ट्रेनें चलती हैं उन पर फोकस किया गया था ताकि ट्रेनों के जरिए मानव तस्करी ना हो सके। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो RPF है ये समय समय पर कई सारे ऑपरेशन चलाता है रेलवे और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए, जैसे कि ऑपरेशन उपलब्ध। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था। ये रेल टिकट के जो दलाल होते हैं उनको पकड़ने के लिए RPF के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। कई बार लोग दुर्भाग्यवश रेलवे के अंदर हादसों का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे समय में जो RPF के कर्मी हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में RPF के कर्मियों ने 114 लोगों की जानें बचाई। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या होता है? इस मिशन को नाम दिया गया है जीवन रक्षा मिशन।
और कई बार लोग रेल यात्रा के दौरान अपना काफ़ी सारा सामान खो देते हैं, तो उनको वापस दिलाने के लिए रेलवे के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन अमानत। तो ऑपरेशन अमानत जो है, इसके तहत रेल यात्रियों को उनका जो खोया हुआ सामान है उसको दिलाने में उनकी हेल्प की जाती है। भारतीय रेलवे के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन नारकोस। आरपीएफ का एक और इम्पोर्टेंट मिशन है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मातृशक्ति। इसके जरिए जो स्पेशली लेडी आरपीएफ पर्सनल हैं उनके द्वारा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी मदद की जाती है। फिर आखिर में है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नाम से यह स्पष्ट है कि बच्चों की रक्षा के लिए यह अभियान चलाया जाता है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये जो इम्पोर्टेंट मिशन हैं आरपीएफ के, जिनको समय समय पर कंडक्ट किया जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मैंने आपको सभी को एक साथ ही बता दिया है। निम्न में से किस राज्य के अंदर एक निजी समूह के द्वारा मेधा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मेधा रेल कोच फैक्ट्री, इसको एक प्राइवेट ग्रुप ने स्थापित किया है। जाहिर है कि यहाँ पर जो रेलवे के कोच हैं और इंजन्स हैं उनको यहाँ पर बनाया जाएगा। तो मेधा रेल कोच फैक्ट्री जो है इसको मेधा ग्रुप ने स्थापित किया है तेलंगाना राज्य में। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना राज्य के अंदर जो रंगारेड्डी जिला है, यहाँ पर कोंडाकल नाम की एक जगह है, यहीं पर इसको स्थापित किया गया है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार लोग रेलवे के अंदर यात्रा करने के दौरान अपना काफ़ी सारा सामान खो देते हैं, तो उसको उनको वापस दिलाने में उनकी मदद करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है मिशन अमानत। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस मिशन के अंतर्गत अगर किसी का कोई भी सामान खोता है रेल यात्रा के दौरान, तो उसकी डिटेल्स यानी कि जो भी सामान खोया है उसकी फ़ोटोज़ और उसकी डिटेल्स भेजनी पड़ती हैं जोनल वेबसाइट पर, और उसके ज़रिए फिर उनको उसको दिलाने में हेल्प की जाती है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने गुजरात स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारत के गुजरात राज्य में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको आप गेस भी कर सकते थे क्योंकि आप जानते हैं केवड़िया जो जगह है ये गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित है, और केवड़िया के पास में ही दुनिया की सबसे ऊंचे स्टैचू यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो है। तो उसी के चलते केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम जो है ये एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 8 जनवरी 2022 को किसने मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया है? तो इस ट्रेन के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग हो रही थी और अब ये ट्रेन संचालित हो रही है। मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़ने वाली जो पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको हाल ही में भारत के रेलवे मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी जो कि भारत के पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री हैं, इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक शहर के नाम पर था, लेकिन अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनवरी 2022 में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में बनाया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे सुनीत शर्मा जो कि 2021 में बने थे, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी यानी कि वीके त्रिपाठी। यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भारतीय रेलवे के द्वारा हाथियों को रेलवे लाइनों से दूर रखने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो जो हाथी होते हैं उनको रेलवे की पटरियों से दूर रखने के लिए ताकि उनकी जान बच सके, इसके लिए भारतीय रेलवे के द्वारा एक विशेष प्लान चलाया जाता है जिसको बोलते हैं मधुमक्खी योजना यानी कि प्लान बी। जो प्लान बी है इसके तहत जो रेल की पटरियां हैं उनके पास में एक डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है जिसके जरिए जो मधुमक्खी हैं उनकी आवाज़ बजाई जाती है, जो कि
लगभग 400 मीटर के दायरे में सुनाई देती है। तो इससे क्या होता है, जो हाथी है वो रेल की पटरियों से दूर ही रहते हैं, वो करीब में नहीं आते हैं और इससे उनकी जान बच पाती है। तो ये जो प्लान बी है यानी कि मधुमक्खी योजना, ये अभी तक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है वहीं पर इसको चलाया गया था पायलट बेसिस पर, लेकिन ये काफ़ी हद तक सफल रहा है, जिसके बाद अब इसको पूरे देश भर में इसके जो डिवाइस हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में याद रखिएगा। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर मेट्रो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर मेट्रो का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दूं कि जो कानपुर मेट्रो का टोटल रूट है ये है 32 किलोमीटर लंबा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सेक्शन का उद्घाटन किया है ये 9 किलोमीटर लंबा है, जो कि IIT कानपुर से लेकर के मोती झील तक जाता है। यहाँ पर आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है इसमें भी टोटल 2 लाइन्स हैं। एक का नाम है ऑरेंज लाइन जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और दूसरी है ब्लू लाइन। ऑरेंज लाइन के ऊपर IIT कानपुर से लेकर के मोती झील तक का ये जो रूट है इसी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे तो जो पूरा रूट है ये 32 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये जो सेक्शन है इसके टोटल लंबाई है 9 किलोमीटर और इसी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज नाम का एक शहर है और यहीं पर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, लेकिन हाल ही में इसको पुनर्विकसित किया गया है और ये PPP मॉडल पर डेवलप किया गया भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। तो अब इसका नाम भी बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। तो याद रखिएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम पिछले 1.5 साल के दौरान बदले गए हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है ये वाराणसी में है उत्तर प्रदेश के अंदर और इसका नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। फैजाबाद जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में है इसका नाम हो गया है अयोध्या कैंट। झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है इसका नाम हो गया है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात के अंदर है इसका नाम हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है इसका नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और फिर आखिर में है हुब्बली रेलवे स्टेशन। वैसे तो इसका नाम 2020 में बदला गया था, लेकिन इसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ये कर्नाटक के हुब्बली में है और इसका नाम बदल कर किया गया है श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम पिछले 1.5 साल के दौरान बदले गए हैं। 25 नवंबर 2021 को हरदीप सिंह पुरी ने किस मेट्रो की पिंक लाइन पर चालक रहित मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया है? ये क्वेश्चन हो सकता है अभी आपको क्वेश्चन ही समझ में ना आया हो, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। देखिए, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है वो है दिल्ली मेट्रो। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो का जो मैप है ये कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें टोटल 10 लाइन है। अभी मैंने आपको बताया था पुणे मेट्रो जो है या फिर कानपुर मेट्रो जो है उसमें सिर्फ 2 ही लाइन है, लेकिन जो दिल्ली मेट्रो है इसमें टोटल 10 लाइन है और इसका जो टोटल लेंथ है वो है लगभग 348 किलोमीटर। तो ये देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और ये भारत का एकमात्र मेट्रो नेटवर्क है जहाँ पर ड्राइवरलेस ट्रेनें चलती हैं। हालांकि पूरे नेटवर्क पर ड्राइवरलेस ट्रेनें नहीं चलती हैं, सिर्फ इसमें 2 ही लाइनें हैं जिस पर ड्राइवरलेस ट्रेनें चलती हैं। तो क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2020 में 28 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का शुभारंभ किया था। यहाँ पर देखिए लिखा है PM मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस ऑन 38 किलोमीटर लॉन्ग मैजेंटा लाइन, जो कि है जनकपुरी वेस्ट से लेकर के बोटेनिकल गार्डन तक। तो देश की पहली ड्राइवरलेस जो ट्रेन है उसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन पर। अब यहाँ पर आपको इसको मैप पर दिखाता हूँ, यह है जनकपुरी वेस्ट। तो यहाँ से लेकर के ये जो मैजेंटा लाइन शुरू हो रही है ये जाएगी बोटेनिकल गार्डन तक। तो इसी रूट पर देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का शुभारंभ किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उसी कड़ी में अब एक अन्य लाइन पर भी ड्राइवरलेस ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है, जिसको शुरू किया है भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने।
जो दूसरी लाइन है ये है पिंक लाइन, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मजलिस पार्क से शुरू होती है और फिर ये इस तरीके से होते हुए यहाँ पर शिव विहार तक जाती है। तो पिंक लाइन पर भी अब ड्राइवरलेस ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस ऑन 59 किलोमीटर लॉन्ग पिंक लाइन, जो कि है मजलिस पार्क से लेकर के शिव विहार तक ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आई होप आपको ये आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। भारतीय रेलवे किस राज्य के अंदर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज बनाया जा रहा है भारत के मणिपुर राज्य में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज आज के समय है वो है यूरोपियन कंट्री मॉन्टेनेग्रो में, और उस ब्रिज का नाम है माला रिजेका ब्रिज, जिसकी टोटल हाइट है 139 मीटर। लेकिन अब भारतीय रेलवे के द्वारा इससे भी ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज बनाया जा रहा है जिसकी ऊंचाई होगी 141 मीटर, और ये बनाया जा रहा है भारत के मणिपुर राज्य में। यहाँ पर आप दोनों को देख भी सकते हैं, माला रिजेका ब्रिज जो कि मॉन्टेनेग्रो में है, इसकी ऊंचाई है 139 मीटर, जबकि भारत में जो मणिपुर राज्य के अंदर बनाया जा रहा है नोनी रेलवे ब्रिज, इसकी टोटल हाइट होगी 141 मीटर, और इस तरीके से यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो फैजाबाद रेलवे जंक्शन है इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अयोध्या कैंट। 29 अक्टूबर 2021 को भारत की पहली इकोनॉमी एसी 3 टियर रेल, जिसका नाम था गति शक्ति एक्सप्रेस, किन दो शहरों के बीच में चलाई गई? तो 2021 में त्योहारों के सीजन में जब ट्रेनों में भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, तो ऐसे में लोगों की भीड़ को संभालने के लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था गति शक्ति एक्सप्रेस। इसमें 20 इकोनॉमी एसी कोचेस लगे थे, जिसमें जो किराया होता है वो नॉर्मल ट्रेनों की तुलना में कम होता है। तो इसको शुरू किया गया था दिल्ली और पटना के बीच में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है कि देश की पहली इकोनॉमी एसी 3 टियर रेल, जिसका नाम था गति शक्ति एक्सप्रेस, इसको दिल्ली और पटना के बीच में चलाया गया था। भारतीय रेलवे ने किस जोन के लिए पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों त्रिशूल और गरुड़ का सफलतापूर्वक संचालन किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे। तो जो साउथ सेंट्रल रेलवे है, यहाँ की सबसे लंबी दूरी की जो मालगाड़ियाँ हैं उनका हाल ही में संचालन किया गया था, यानी कि ये इस रेलवे जोन में चलाई गई अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ियाँ हैं, जिनका नाम था त्रिशूल और गरुड़। इन दोनों की लंबाई थी 2.06 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिशूल और गरुड़ नाम की ये जो दोनों ट्रेनें हैं, इनको 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ करके बनाया गया था, और इस तरीके से इनकी टोटल लंबाई थी 2.06 किलोमीटर। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये साउथ सेंट्रल रेलवे की तो सबसे लंबी ट्रेनें हैं, लेकिन पूरे भारत की अब तक की जो सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है उसका नाम है वासुकी, जिसके बारे में अभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। लेकिन साउथ सेंट्रल रेलवे की जो सबसे लंबी ट्रेनें हैं उनका नाम है त्रिशूल और गरुड़। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश के अंदर किया गया है? तो हाल ही में विश्व की पहली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन का अनावरण किया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है हैम्बर्ग, तो यहीं पर हाल ही में इसको चलाया गया था। आपको बता दूं कि जर्मनी के अंदर यहाँ के नए चांसलर बने हैं जिनका नाम है ओलफ स्कोल्स। 17 सितंबर 2021 को रेलवे कौशल विकास योजना का शुभारंभ किसने किया? तो रेल कौशल विकास योजना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि रेलवे के अंदर लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, लोगों को स्किल ट्रेनिंग इसके जरिए दी जाएगी। तो इसकी शुरुआत किसने की है? भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये जो रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है, इसके तहत देश के 75 प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है, जहां पर लोगों को रेलवे से रिलेटेड कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें डिसाइड किया गया है कि अगले 3 सालों में भारत के टोटल 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनको सशक्त बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि इसमें जो 18 से 35 वर्ष के युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, उनको 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी: फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डिंग।
तो इतनी बातें याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, जिसको काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी या फिर काकोरी कांड भी कहा जाता है, ये घटना हुई थी 9 अगस्त सन 1925 को। 9 अगस्त सन 1925 को लखनऊ के काकोरी में यहाँ पर एक ट्रेन को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लूट लिया गया था, क्योंकि उस वक्त भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने के लिए धन की जरूरत थी और उसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, इस काकोरी ट्रेन षड्यंत्र को काकोरी ट्रेन कार्यवाही नाम दिया है, यानी कि अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर काकोरी ट्रेन कार्यवाही के नाम से जाना जाएगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और किस देश ने हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन फिर से शुरू कर दिया है? तो हल्दीबाड़ी जो जगह है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, जबकि चिल्हटी जो है ये बांग्लादेश में है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो हल्दीबाड़ी चिल्हटी रेलवे मार्ग है ये एक्चुअल में सन 1965 तक ये संचालित होता था, लेकिन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो उसके बाद से ये मार्ग बंद हो गया था। लेकिन अब लगभग 56 सालों के बाद इस पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन फिर से शुरू हो गया है। तो 2021 में ही भारत और बांग्लादेश के बीच में इस हल्दीबाड़ी चिल्हटी रेलवे मार्ग पर फिर से मालगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। किस देश ने एक मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल करने में सक्षम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चीन। तो दोस्तों, चीन ने हाल ही में मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है जो कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 600 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में आपको बस इतना याद रखना है कि मैगलेव ट्रेन का अनावरण किस कंट्री ने किया है? चाइना। रेल मंत्रालय ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अपने खिलाड़ियों के लिए कितनी इनाम राशि की घोषणा की थी? तो जैसा कि आप जानते हैं 2021 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में। तो भारत के रेल मंत्रालय ने अनाउंस किया था कि रेल मंत्रालय के जो भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे उनको इनाम के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही जो लोग सिल्वर मेडल लेकर आएंगे उनको 2 करोड़ रुपए और जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगे उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ऐसा बोला था भारत के रेल मंत्रालय ने। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया है? तो देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये जिस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है यह है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। दोस्तों, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो है इसको क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। तो इसी पर देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया गया है। यहाँ पर कई तरह की वनस्पति और जीव जंतुओं को रखा गया है। यहाँ पर जलीय जीवों के साथ साथ स्थलीय जीवों को भी यहाँ पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पर बना है? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। किस शहर की मेट्रो ने भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो में अगर आप अपनी कार को पार्क करते हैं तो वहाँ पर जो पार्किंग चार्ज लगता है उसके लिए आप फास्टैग या फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो देश की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा कौन से मेट्रो पर शुरू हुई? दिल्ली मेट्रो। उत्तर पूर्वी रेलवे के द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। 7 जुलाई 2021 को भारत के रेलवे मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जैसा कि आप जानते हैं 2021 के जुलाई महीने में कैबिनेट मंत्रियों में बदलाव किया गया था और उस वक्त जो रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल, उनकी जगह पर भारत का नया रेलवे मंत्री बनाया गया अश्विनी वैष्णव को, जो कि अभी तक हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत के रेलवे मंत्री। वैसे इनके पास 2 अन्य मंत्रालय भी हैं, अगर आप जानते हैं कि वो कौन से मंत्रालय हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले मानव विकास संगठन यानी कि स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित किया गया है? सिंपली आपको बताना है कि भारत का वो पहला संस्थान कौन सा है जिसको मानव विकास संगठन के रूप में डिक्लेयर किया गया है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि RDSO। RDSO का मतलब है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ये रेलवे के लिए मानक तय करने का काम करता है। ये संस्था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित है। तो इसी को हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा मानक विकास संगठन के रूप में डिक्लेयर किया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय रेलवे को कैबिनेट ने 700 मेगाहर्ट्ज में से 5 मेगाहर्ट्ज आवंटन किया था ताकि जो रेलवे है वो सेफ, सिक्योर और इफिशिएंट तरीके से अपने ऑपरेशंस कर सके। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। भारतीय रेलवे के द्वारा संचालित किए जा रहे सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन का क्या नाम है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा जो सबसे मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इस्तेमाल किया जाता है इसका नाम है वैग 12B। वैग 12B नाम का जो इलेक्ट्रिक इंजन है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी क्षमता है 12,000 हॉर्स पावर। और ये जो इलेक्ट्रिक इंजन है इसको बिहार में स्थित माधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए किस नाम से विशेष ट्रेनें चलाई थी? तो जैसा कि आप जानते हैं 2021 में कोविड-19 की जब सेकेंड वेव आई थी तो उस दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो उसको पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा एक विशेष ट्रेन चलाई गई थी जिसको नाम दिया गया था ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो इसके अंतर्गत रेलवे के द्वारा जो ऑक्सीजन से भरे हुए टैंकर्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा था। तो याद रखिएगा इसको नाम दिया गया था ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 19 अप्रैल 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा विशेष ट्रेनें चलाई गई थी जिनको नाम दिया गया था ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो इसी के तहत जो सबसे पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई इसको विशाखापत्तनम और नासिक के बीच में रवाना किया गया था। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश के अंदर और नासिक है महाराष्ट्र में। कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा रेल डिब्बों को किस रूप में बदला गया था? सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कोविड केयर कोच। तो कोविड-19 की जब सेकेंड वेव आई थी पिछले साल तो उस दौरान देश में अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी हो रही थी। तो उसको देखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा जो रेलवे के कोच होते हैं उनको कोविड-19 आइसोलेशन कोच या फिर कोविड केयर कोच के रूप में बदल दिया गया था। निम्न में से कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे। तो जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है ये देश का पहला रेलवे जोन है जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई हो गया है। हालांकि पूरे भारत का जो पूरी भारतीय रेलवे है उसको इलेक्ट्रीफाई करने का जो टारगेट है वो है दिसंबर 2023 तक। तो इसमें से जो फर्स्ट रेलवे जोन जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई हो चुका है यह है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है उसका नाम है चेनाब ब्रिज। और ऑब्वियस सी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है इसकी ऊंचाई होगी 359 मीटर और ये जम्मू कश्मीर के रियासी में बनाया जाएगा। साथ ही आप इसकी लंबाई भी देख सकते हैं। ये टोटल जो पुल है ये 1.3 किलोमीटर लंबा होगा। भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला जो एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल है ये बनाया गया है बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर देश का फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल बनाया गया है जिसका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल जो कि है बेंगलुरु में। भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस नामक नई रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो एक्चुअल में क्या है कि 26 मार्च
26 मार्च 2021 को ही इस मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, दोनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उस वक्त इसका संचालन नहीं हो पाया था। इसी के चलते हाल ही में 1 जून 2022 को इसका संचालन किया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। रेलवे ने किस वर्ष तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका भी आंसर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। भारत का जो टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का जो टारगेट है ये है 2023 के दिसंबर तक। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी तक इसमें से 80% कंप्लीट भी हो चुका है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं अभी तक इंडियन रेलवेज में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर थे, लेकिन अब उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि एक ही नंबर में मर्ज कर दिया गया है और ये नंबर है 139। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इन सभी सुविधाओं के लिए सिर्फ एक ही हेल्पलाइन नंबर है 139। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रेन के कोचों को सैनिटाइज करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाली पहली भारत की मेट्रो कौन सी है? तो देश की फर्स्ट मेट्रो जिसने जो कोच होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का यूज किया यह है लखनऊ मेट्रो। रेल मंत्रालय ने किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हावड़ा कालका मेल। तो हावड़ा कालका मेल जो कि देश की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है और ये हावड़ा जो है, हावड़ा ये पश्चिम बंगाल में है और कालका जो है ये हरियाणा में है। तो हावड़ा और कालका के बीच में ये जो ट्रेन चलती है हावड़ा कालका मेल, अब इसका नाम हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन होता है यानी कि 23 जनवरी, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है 2030 तक के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंडियन रेलवेज के 2 टारगेट के बारे में बताया है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। सबसे पहला इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक जो टोटल भारत का ब्रॉडगेज नेटवर्क है उसको कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाई करना है। वहीं दूसरा टारगेट यह है कि सन 2030 तक इंडियन रेलवेज को टोटली नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना है, यानी कि भारतीय रेलवे के द्वारा किसी भी तरीके से कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो इंडियन रेलवेज के द्वारा चलाई गई अब तक की जो सबसे लंबी ट्रेन है इसका नाम है वासुकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वासुकी नाम की जो ट्रेन चलाई गई थी, इसको बनाने के लिए टोटल 5 ट्रेनों को आपस में जोड़ा गया था और इस तरीके से इसमें टोटल 295 वैगन थे और इसकी टोटल लेंथ थी 3.5 किलोमीटर। और इस ट्रेन को सबसे पहले भिलाई से लेकर के कोरबा के बीच में चलाया गया था। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि वासुकी से पहले ये ट्रेनें देश की सबसे लंबी ट्रेनें थी, जैसे कि शेषनाग और सुपर एनाकोंडा। लेकिन अब तक की जो सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई उसका नाम क्या है? वासुकी। किस देश के अंदर विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत। तो दोस्तों भारत दुनिया का पहला देश बना है जहां पर डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के जरिए चलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन का अनावरण किया था जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी थी और इसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के जरिए पावर दिया गया। तो दुनिया में पहली बार हुआ है जब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चलाया गया हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न भागों को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने के लिए कितनी रेलगाड़ियों को रवाना किया था? तो गुजरात का जो केवड़िया है ये आप जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए फेमस है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों से केवड़िया तक चलने वाली टोटल 8 ट्रेनों को रवाना किया था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इन ट्रेनों को देख भी सकते हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से केवड़िया तक चलती हैं।
तो इन्हीं का अनावरण किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल यह है कि भारतीय रेलवे के द्वारा संचालित किए जा रहे अब तक के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन का क्या नाम है। दूसरा सवाल है कि भारत का वो कौन सा रेलवे जोन है जो कि देश का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। और तीसरा सवाल यह है कि भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे साल 2021 और 2022 में अभी तक यानी कि पिछले 1.5 सालों में रेलवे से जुड़े करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर करंट अफेयर्स के हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। तो अगर आपका आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही नज़दीक कोई एग्जाम है तो आप मंथली करंट अफेयर्स के जरिए भी करंट अफेयर्स को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।